Assalamualaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ेंगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट्स के बारे में कि उनके दरमियान क्या है सिमिलैरिटीज और क्या है डिफरेंसेस। ये जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर की एक कंटिन्यूटी है। तो पिछले लेक्चर जिसमें हमने जिक्र किया है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं या फिर आई बटन को क्लिक कर भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपना कार्बोनेट्स के बारे में कि कार्बोनेट्स किस तरह के होते हैं। पहले बात कर लेते हैं अल्कली मेटल्स की। अगर हम अल्कली मेटल का जिक्र करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी को अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी कैसे होती है। सॉल्युबिलिटी होती है अच्छी, मतलब अगर आप अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स को पानी में डालेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक मसला फिर वही आता है कि ये एक जनरल ट्रेंड है, जो लिथियम है उसका कार्बोनेट इतना अच्छा सॉल्युबल नहीं है। तो लिथियम का पेक्यूलियर बिहेवियर हम पहले ही पढ़ चुके थे, वहां पर इस बात का जिक्र किया हुआ है, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट से जाकर पूरा चैप्टर देख सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी बता दी गई है कि अच्छी है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट की नहीं है। अगर हम नेक्स्ट एक और बात करें, और वो बात है क्या चीज, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर आप किसी भी कंपाउंड को, जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोनेट, वो गर्म किए जाएं तो क्या जल्दी से टूट जाएंगे या नहीं टूट जाएंगे? अगर वो जल्दी से टूट जाएंगे तो कहलाएंगे थर्मली इनस्टेबल, और अगर वो मुश्किल से टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, बहरहाल हर चीज पिघल जाती है, टेम्परेचर हाई से हाई करना पड़ता है, तो बात यह है कि हम बोलेंगे कि दे आर थर्मली स्टेबल। तो इनके बारे में क्या बात है? कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर थर्मली स्टेबल। तो आपने अब तक ये सीखा कि थर्मली स्टेबल है नंबर 1, और इससे पहले हमने देखा कि सॉल्युबिलिटी अच्छी है। लेकिन इन दोनों जगह पर एक मामला था, और वो था लिथियम के हिसाब से, कि लिथियम जो था वो अच्छा सॉल्युबल नहीं था। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट लिथियम, यानी लिथियम अच्छा सॉल्युबल नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह से हम फिर यहां पर एक और तस्करा कर रहे हैं, और वो है एक्सेप्ट लिथियम, यानी लिथियम के कार्बोनेट भी अच्छे स्टेबल नहीं है। तो लिथियम के कार्बोनेट कैसे हैं? आप कहेंगे इनस्टेबल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, अगर एक रिएक्शन के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास लिथियम कार्बोनेट है Li2CO3, when it is heated it decompose to form Li2O लिथियम ऑक्साइड, और साथ खारिज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि लिथियम का जो कार्बोनेट है वो इतना स्टेबल क्यों नहीं है? एक्चुअली देखें, ये बड़ी अहम बात है, आपने अपने दिमाग में रखनी है। वो क्या कि कोई चीज कार्बोनेट में स्टेबल है, जैसे मैंने कहा कि अल्कली मेटल्स के जो बाकी कार्बोनेट्स हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, वो तो स्टेबल है, लेकिन लिथियम के नहीं है। एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, कार्बोनेट्स जैसे कि ये रहे या ऑक्साइड्स, जहां पे कंपेयर करने के लिए रख लेते हैं, के बारे में सोचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनकी जो लैटिस एनर्जी है या इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस हालत में ज्यादा स्टेबल होगा, यानी उसकी एनर्जी कम कब होगी। तो हम ये देखते हैं कि लिथियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो इतनी अच्छी एनर्जेटिक्स नहीं रखता जितना कि लिथियम ऑक्साइड का क्रिस्टल रखता है। तो जाहिर सी बात है, हर चीज अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। तो लिथियम कार्बोनेट की जो स्टेबिलिटी है वो है लिथियम ऑक्साइड, यानी लिथियम कार्बोनेट को थोड़ा सा ही गर्म करेंगे तो वो अपनी उस फॉर्म में मूव हो जाएगा जहां वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लिथियम के ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल हैं बनिस्बत इसके कि लिथियम के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड, वो अपने ऑक्साइड की बजाय कार्बोनेट्स की शक्ल में ज्यादा स्टेबल है। दैट्स व्हाई देयर कार्बोनेट्स डोंट डिकम्पोज। तो आपको कुछ ना कुछ बात समझ में आ गई होगी कि कहां से किस तरह से स्टेबिलिटी को हम रीड करते हैं, और यही आप वजूहात भी दे सकते हैं। बहरहाल हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, या आप कह लीजिए कि हम यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। देखिए भाई, आपके पास एक बड़ा अहम किस्म का कार्बोनेट है, दैट इज कॉल्ड Na2CO3।
इसको आप सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। जब हम इसको क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं, मतलब हम इसको बना रहे होते हैं, तो 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे भी और ऊपर भी इसे डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि 35.2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप बिलो यानी लो टेम्परेचर पर इसको क्रिस्टलाइज करोगे तो इसकी शक्ल कुछ ऐसे होगी, Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसी तरीके से अगर इससे अबव करेंगे तो आपको कुछ पानी की मिकदार कम मिलेगी। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पानी समझ लीजिए इवेपोरेट हो जाएगा। तो इस तरह याद रखने के लिए आसानी रहेगी कि Na2CO3.H2O या मोनोहाइड्रेट या बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट आपको मिलेगा। तो ये क्या कार्बोनेट है? स्पेशली जब हम जिक्र करते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का, तो हम कहते हैं कि इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा, यानी इसके जरिए से आप कपड़े धो सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये सोडा खुला रह जाए या आप कह लीजिए आपका ये कंपाउंड हवा में रह जाए तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसमें से नमी निकल जाएगी। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट में वाटर बतौर नमी समझ लीजिए, वैसे तो इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, बट एनवायरमेंटल फैक्टर्स इस पर इफेक्ट करते हैं और इस तरह ये पानी की मिकदार कम हो जाएगी और ये सिर्फ तब्दील हो जाएगा 10 से 5 में भी, 3 में भी, एक वाटर के मॉलिक्यूल में भी, और इवन के अगर टेम्परेचर ज्यादा हो एनवायरनमेंट का तो बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, यानी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, यानी पानी होगा ही नहीं। दैट इज कॉल्ड Na2CO3, जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी पुकारते हैं। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ किस्म के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं एक ही कंपाउंड के। क्यों? क्योंकि उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज है या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज है। तो आपने यहां पर देखा कि कई तरह के कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पढ़ते हो बाइकार्बोनेट्स, वो भी हो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कॉल कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट का जब जिक्र होता है तो ऑलमोस्ट सारे कार्बोनेट एक ही तरह का जनरल ट्रेंड शो करते हैं। तो ये था आपके पास किसके बारे में, अल्कली मेटल के बारे में मालूमात। तो हमने इसमें पढ़ा कि स्टेबिलिटी अच्छी है लेकिन लिथियम के अलावा, थर्मली स्टेबल हैं लेकिन लिथियम के कार्बोनेट के अलावा, क्योंकि लिथियम के कार्बोनेट की डीकंपोजिशन आसान है, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं आयन के दरमियान, लैटिस में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां पर मिलती हैं। दैट्स व्हाई लिथियम ऑक्साइड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लिथियम कार्बोनेट, बट दिस ट्रेंड इज इन रिवर्स, या कह लीजिए उलट है किसके अंदर, बाकी अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स के लिए। दैट्स व्हाई देयर कार्बोनेट्स आर स्टेबल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कार्बोनेट्स की शक्ल में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी अगर आप सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट को पढ़ रहे होंगे। अब हम चलते हैं अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ कि उनके कार्बोनेट्स कैसे होंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास सेंस है वो तो इसी साथ ही चलेगा कि स्टेबिलिटी कैसी है और थर्मली कैसे स्टेबिलिटी रखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में देखें तो पता चलता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो मुख्तलिफ है, यानी यहां पर अब आपको एक बात फिर देखने को मिलेगी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स। वो कैसे? हमने कहा कि सॉल्युबिलिटी तो बहुत अच्छी है, यानी सॉल्युबल है, और उनके बारे में बोलेंगे लेस सॉल्युबल है। तो ये देखें बड़ी आसान सी बात, लेस सॉल्युबल, या फिर हम इसको इस तरह ही बोलते हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल। और अगर मैं यहां पर आपको एक क्या दिखा दूं, ट्रेंड दिखा दूं, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, यानी आपको कुछ ऐसे एरो देखने को मिलेगा, टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी बात है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो नीचे वाले ग्रुप में यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के वो एलिमेंट्स जो नीचे हैं, वो जो कार्बोनेट्स बना रहे हैं वो काफी स्टेबल हैं। आप पानी में डालेंगे तो आयोनाइज नहीं होंगे। ये थी बिल्कुल आसान सी बात। तो जो डीकंपोजिशन है, जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा थर्मल स्टेबिलिटी, या आप बोल सकते हैं डीकंपोजिशन, टूटना, तो इसके बारे में भी अगर हम बहस करें तो हमें थोड़ा सा मुख्तलिफ आंसर मिलेगा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंट है। तो डीकंपोजिशन इज रिलेटिवली इजी, तो आप बोलेंगे इज
इजी। जैसे हमने यहां पर पढ़ा था कि थर्मली स्टेबल है, यानी डीकंपोजिशन मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल है, डीकंपोजिशन इज इजी, तोड़ना आसान है। तो यहां पर आपको यहां पर डीकंपोजिशन या थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जिक्र मिलता है। इसी तरह अगर हम मजीद बात करते हैं और यहां पर भी एक ट्रेंड देखते हैं तो हम कहते हैं कि जो इजीनेस है यानी ईज ऑफ डीकंपोजिशन है इट डिक्रीजेस। ये जो एरो बनाया गया है ये शो कर रहा है कि जो डीकंपोजिशन की इजीनेस है वो डिक्रीज कर रही है, यानी ऊपर वाले कार्बोनेट्स को तोड़ना आसान होगा, डिकंपोज करना आसान होगा, लेकिन नीचे वालों को मुश्किल होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी बात थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं और अगली बात ये है कि डीकंपोजिशन आसान क्यों हो जाती है। इसको सीखने से पहले आप यहां पर एक एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है अगर आप इसको डिकम्पोज करें तो बड़ा ही मशहूर ये रिएक्शन है जिसमें बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप समझ लीजिए ऑक्साइड बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है किस तरह जैसे आपने लिथियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि डिकम्पोजिशन को करना या तोड़ना नीचे मुश्किल होगा तो इसका मतलब क्या है। नीचे कौन से आपके पास कंपाउंड्स हैं, वो आपके पास हैं कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वगैरह। तो असल में होता यह है कि ऊपर वालों को आसान इसलिए है कि जो उनके ऑक्साइड हैं वो इस तरह बनते हैं कि जो कैल्शियम या ऊपर वाले एलिमेंट्स जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये स्मॉलर साइज के हैं या साइज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो स्मॉलर साइज के जब अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड बनाते हैं तो वो काफी स्टेबल होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं पुरानी वाली ही बात, जैसे मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हैं ऑक्साइड्स की वो ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत कार्बोनेट्स के, इसलिए आसानी से कार्बोनेट टूट जाते हैं। इसी तरह यहां पर भी कह रहे हैं कि कार्बोनेट टूट जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं ऊपर, लेकिन नीचे वाले में चूंकि एटॉमिक साइज ग्रेजुअली बढ़ रहा है तो पहुंचते पहुंचते बेरियम तक क्या होता है साइज काफी बड़ा हो चुका होता है और बड़े साइज के ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ज्यादा स्टेबल नहीं होते। इसलिए बड़े साइज रखने वाले कैटाइन के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और उनके ऑक्साइड इतने स्टेबल नहीं होते। तो फिर वो अपनी ज्यादा स्टेबल फॉर्म यानी कार्बोनेट में ही रहते हैं। मतलब बड़े एटम के साथ जो कार्बोनेट्स बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे और ऑक्साइड्स लेस स्टेबल होंगे, इसलिए वो इस शक्ल में रहना पसंद करेंगे और नहीं टूटेंगे। जबकि ये मामला उलट होगा और ऊपर वाले एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड आसानी से बन जाएंगे और उनके कार्बोनेट्स आसानी से टूटकर ऑक्साइड देंगे। तो ये थोड़ा सा जरा जहन में रखिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप इतनी डिस्कशन नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, आप जस्ट जनरल ट्रेंड्स को फॉलो करते जाएं। जैसे ये एक ट्रेंड है और ये एक ट्रेंड है, यानी ये डिकम्पोजिशन का ईजनेस का है। द ईजनेस ऑफ डिकम्पोजिशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये आप लिख दीजिएगा, बेशक इसमें आप रीजन ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो यहां पर ये था एक सिंपल सा मामला। यहाँ एक जिक्र थोड़ा सा रहता है वो मैं आपको कर देता हूं। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारा, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वही है कि अगर आप सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल दो, सोडियम कार्बोनेट को पानी में डाल दो तो क्या होगा। उसका जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा। ये सवाल किसी तरह भी बन सकता है, यानी सवाल आ सकता है द सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज अल्कलाइन इन नेचर, व्हाई। आप इस सेक्शन को करो, सेक्शन को कुछ यूं करते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या बनेगा, साथ बनेगा H2CO3। ये आपके पास सिंपल सा रिएक्शन है H2CO3। अब देखें अगर गौर किया जाए तो ये चीज क्या है, ये आपके पास है बेस और ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग बेस है और H2SO4 क्या है, एक एसिड जो कि एक वीक एसिड है। तो सॉल्यूशन ओवरऑल कैसा है, बेसिक। क्यों, क्योंकि बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई सवाल करता है कि बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका पता कैसे चलता है, तो आपने ये कहना है कि जब ये रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपनी ये सॉलिड फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म में नहीं रहता बल्कि ये आयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। यानी आपको कुछ ऐसे मिलेगा, सोडियम आयन और OH नेगेटिव आयन। इसका मतलब है कि बेस
आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी। OH आयन जितने ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतना ही pH क्या होगी, ज्यादा होगी और सोल्यूशन उतना ज्यादा एल्कलाइन होगा। जबकि कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। Why? Because it produces or gives a lesser number of hydrogen ion in its aqueous solution. It remains in this form, no hydrogen, then there is a no effect on the pH. अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते तो pH को कम कर देते जिससे सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्या है, बेसिक है और ओवरऑल सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का बेसिक है। तो बात हो गई यहां पर खत्म। छोटी सी बात थी, यकीनन समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करें, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताएं कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा और क्या इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, और किसी किस्म का बेटा अगर परेशानी हो तो जरूर लिखा करें। ये बात मुझे हेजिटेट करते हैं, लिखने से आपको भी समझ में आता है, हमें ही पता लगता है कि आपके मसाइल किस तरह के हैं। बहरहाल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पार्ट बने इस उमैर खान एकेडमी का, और इस चैनल की वीडियोस को यूट्यूब पर ही देखें। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है ताकि हम आपके लिए मजीद कंटेंट तैयार कर सकें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।